नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करने वाले हैं, और वो मुद्दा होगा कि बिहार की राजनीति, जहां पर इस साल के आखिर में चुनाव होना है, वहां अब गाली कांड के बाद बीड़ी को लेकर बिहार में जुबानी जंग छिड़ गई है दोनों तरफ में, यानी एनडीए की तरफ में और महागठबंधन की तरफ में। और यह हुआ क्यों? क्योंकि केरल कांग्रेस के नेता ने इस तरह की बात कह दी, जिससे बिहार के लोगों की भावना आहत हुई है। तो एनडीए अब इस मुद्दे को उठा रहा है। गाली कांड तो पहले से है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताश्री को, स्वर्गीय माताश्री को जो गाली दी गई थी महागठबंधन के मंच से, वो मुद्दा है। और अब एक ये नया मुद्दा हाथ में आ गया एनडीए के। तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इसका असर होगा, और बिहार की राजनीति में और खास तौर पर चुनावी राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। और इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर आपको याद होगा कि जो मैसूरू में मोडा जमीन घोटाला हुआ था, उसमें सिद्धारमैया परिवार पर गंभीर आरोप लगे थे। तो उस समय एक न्यायिक आयोग का गठन किया था राज्य सरकार ने। अब उसने सिद्धारमैया और उनके पूरे परिवार को क्लीन चिट दे दी। तो बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि यह क्लीन चिट कैसे दी गई, और जब कोई दोषी नहीं है सिद्धारमैया परिवार का, तो उस समय जमीन पर दावा छोड़ कैसे दिया था। इस पर करेंगे बात। और इसके बाद आज ये भी बात करेंगे कि बाढ़ के किस तरह के हालात हैं कई राज्यों में, निपटने की क्या तैयारी है, केंद्र सरकार किस तरह से कमर कस चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि लकड़ियां बह रही हैं बाढ़ के पानी के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जंगल की कटाई का, अवैध कटाई का सबूत मानकर इस पर नोटिस दिया है कई राज्यों को। तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भाजपा ने जीएसटी को बताया आजादी के बाद सुधार के लिए सबसे बड़ा कदम। विपक्ष पर लगाया जीएसटी को लेकर गलतफहमी फैलाने का आरोप। जीएसटी सुधारों से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलने का किया दावा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में मनाया जा रहा है आज शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम। गाली कांड के बाद बिहार बीड़ी पर विवाद। केरल यूनिट के बयान पर घिर गई कांग्रेस। कांग्रेस की केरल इकाई ने बिहार की तुलना बीड़ी से करके एनडीए को दे दिया एक और बड़ा मुद्दा। कर्नाटक मोडा जमीन घोटाले में जुडिशियल कमीशन द्वारा सीएम सिद्धारमैया को क्लीन चिट दिए जाने पर विवाद। बीजेपी ने पूछा सवाल, अगर सिद्धारमैया परिवार गलत नहीं था तो फिर क्यों छोड़ी थी जमीन पर दावा उस समय। और देश भर में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। पंजाब की प्रमुख नदियां उफान पर। प्रदेश के 23 जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बचाव और राहत का अभियान जारी। इधर दिल्ली में भी यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जिस एजेंडे पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, वो है कि बिहार में लगातार इस समय बिहार की जो राजनीति है, वहां का जो चुनावी तापमान है, वो और बढ़ता जा रहा है। और इसमें कुछ बयान जो हैं वो बिल्कुल घी का काम कर रहे हैं। जैसे पहले गाली कांड हुआ था, अब बीड़ी को लेकर बिहार से जोड़कर केरल की जो कांग्रेस यूनिट है उसने बयान दे दिया। तो उसको लेकर के फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म है जीएसटी सुधार, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। माना जाता है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी आने वाली है। और इनकम टैक्स में 12 लाख तक के टैक्स अब जब जीरो हो जाएंगे, तो जीएसटी रिफॉर्म यानी इनकम में बचत और खर्च में भी अब बचत। तो पीएम मोदी इसे त्योहारी सीजन में डबल धमाका कह रहे हैं। पीएम ने कहा कि 22 दिसंबर को नवरात्रि का पहला दिन है। जेनेक्स रिफॉर्म से सभी चीजों के दाम कम होने वाले हैं। इस बार धनतेरस और दीपावली त्योहार पर ज्यादा रौनक दिखेगा। पीएम ने कहा, अब जीएसटी और भी सरल हो गया है। सिर्फ 2 स्लैब बचे हैं, 5% और 18%, जिससे हर नागरिक, उद्योग और व्यापारियों को बड़ी राहत देगी।
पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले लोगों को 100 रुपए की चीजें खरीदने पर 20 से लेकर 25 रुपए तक टैक्स देना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार की कोशिश रही है कि आम लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो, जीवन में बचत ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। लेकिन विपक्ष में इस बड़े रिफॉर्म को लेकर अलग अलग तर्क गढ़े जा रहे हैं। बिहार में आरजेडी ने तिलकुट के दाम को मुद्दा बना लिया, तो कांग्रेस पार्टी एक अलग लेवल में बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी तक ले आई। वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों की बौछार के बाद अब केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी पीने वालों से कर दी। जाहिर है कि गाली के बाद बीड़ी को बीजेपी और एनडीए ने बड़ा मुद्दा बना लिया। मोदी सरकार के जीएसटी सुधारों में कमी निकालने के चक्कर में कांग्रेस ने बिहार को एक बीमारू राज्य और बीड़ी से तुलना कर दी। बाद में विरोध को देखते हुए हालांकि सोशल मीडिया से यह पोस्ट हटा लिया गया, लेकिन डैमेज तो हो चुका। कांग्रेस के पोस्ट में सिगार और सिगरेट पर जीएसटी 28 से 40% कर देने की बात कही गई है, और जबकि बीड़ी को पुराने 18% के स्लैब में ही रखा गया है। यह बात भी सही है, इस तरह बीड़ी पर बोझ कम कर दिया गया है। तो उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने सख्त टिप्पणी की और कहा कि बिहार का बार बार अपमान इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एनडीए के नेता बीड़ी से बिहारी की तुलना को दुखद बता रहे हैं और कांग्रेस को जवाब देने के लिए बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं। तो सोशल मीडिया से पोस्ट तो हटा दिया, लेकिन वो पोस्ट तो आपको अभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि तब तक तो रिकॉर्ड उसका बन गया था केरल कांग्रेस का। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब के बीच कहा है कि जो इनकम टैक्स में बदलाव किया गया था पहले और अब जो जीएसटी में बदलाव किया गया है, ये दोनों मिलकर आम लोगों को बड़ी राहत देने वाले हैं। 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में तो सिर्फ भ्रष्टाचार हुए थे, जीएसटी रिफॉर्म जैसा तो कुछ भी नहीं। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। तो वहीं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब महाराष्ट्र, गुजरात से बिहारियों को मारा जा रहा था तब बीजेपी क्यों चुप थी? जब लाठी डंडे से पीटा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, बिहार को भगाया जा रहा था महाराष्ट्र और गुजरात से, उस समय बीजेपी वाले क्यों चुप थे? ये अभी क्या ज्ञान देंगे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति। ये सबको पता है, सबको पता है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी के जो पार्टनर हैं वो बी से बीड़ी कह रहे हैं और बी से बिहार कह रहे हैं। खैर, भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है, बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप?
कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? अब कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीड़ी एक समान है। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, दर्जनों राष्ट्रभक्त, खुदीराम बोस से लेकर करके एक से एक लेखक, साहित्यकार, बड़े शिक्षावत, बड़े नौकरशाह, किसको नहीं पैदा किया। आज हम सभी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको तो कोई मतलब है नहीं बिहार के इतिहास से, लेकिन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप? तो आपने सभी की बातें सुनी। तीर तो कमान से निकल चुका है और एनडीए बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। क्या होगा इसका असर, और क्या अंदर से ही पलीता लगाने का काम हो रहा है क्या महागठबंधन के अंदर? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र तयाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत मजबूती से बातें रखते हैं विपक्ष के समर्थन में, खासतौर पर कांग्रेस के समर्थन में। बहुत बहुत स्वागत आपका दुष्यंत नागर जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे ठीक बगल में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, शुरुआत आपसे करता हूं। ये क्या हो गया है? मतलब राजनीति में, जिसको राजनीति का जिसे कहते हैं ना कि ABC भी थोड़ा सा समझ में आता है, तो वो ऐसी गलती तो कम से कम नहीं करता है ना। अगर कोई सच्ची बात भी होती है, कोई दमदार भी बातें होती है, तो उसको रखने से पहले देखा जाता है कि इसमें क्या राजनीतिक नफा, क्या नुकसान होगा। लेकिन ये हो क्या गया रहा है? पहले गाली कांड और अब ये, यानी कि कहने का मतलब क्या कांग्रेस के अंदर ही इस बात को लेकर के कोई पता ही नहीं है कि किस बात से उल्टा पलीता लग जाएगा कांग्रेस की कोशिशों पर, राहुल गांधी की कोशिशों पर? लाल जी, मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला जी का सुन रहा था, एक टेलीविजन के इंटरव्यू दे रही थी, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या ये जो जीएसटी रिफॉर्मेशन है, इसको क्या बिहार चुनाव का मैनिफेस्टो माना जाए? तो निर्मला जी ने जवाब दिया था यह भी, निर्मला जी ने कहा कि ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये आप समझ सकते हैं कि एक फेस्टिवल डबल धमाका है, कि आपको छठ मैया के पूजा से पहले ही बिहार के पूरे देश में एक तरह से ये जीएसटी रिफॉर्म जो है एक गेम चेंजर का काम करेगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कल कह रहे थे जी। सवाल पहले तो समझने की जरूरत है, कांग्रेस जिस लेवल पे अब इस जीएसटी में कमियां ढूंढ रही हैं और उसको बिहार तक ले गई है पार्टी, वो तो उनका मसला है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो बता रही थी कि आप ये देखिए कि जब जीएसटी 2017 में लाया गया था तो उसे माना गया था वन नेशन वन टैक्स को एक बड़ा रिफॉर्मेशन माना गया। ये जीएसटी जिसको अभी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि मीडिया में इसको 2.0 भी लोग कह रहे हैं, ये आप इस जीएसटी को जो मानते हैं वो आप कह सकते हैं कि जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन है जी। तो इस सिंप्लीफिकेशन में जीएसटी को 2 स्लैब में लाके आपके एक तरह से आप कहिए कि किस तरह का ये गेम चेंजर है कि थाली से लेके गाड़ी तक जी। हर आदमी, कोई एक ऐसा देश का आदमी नहीं होगा जो बाजार पहुंचे तो कुछ न किसी रूप में उसको इस बात का फायदा ना होगा। लेकिन सबसे रिमार्केबल चीज जो भी निर्मला जी बता रही थी, वो कल से बहस में मैं सुन रहा था, इसलिए मैंने जिक्र किया। अब वो कह रही थी कि इसमें जो कंपनियां हैं जी, वो किस तरह से ये फायदा लोगों को देंगी, ये देखने की बात है। तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी तरीके से इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, कि जो कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट मार्केट में है, क्या ये जीएसटी पे और स्लैब को जो जिस तरह से रखा गया है आम लोगों के बेनिफिट के लिए, उसको ये इसका फायदा सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सरकार देख रही है। और सरकार जब ये देख रही है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि इसका पूरा फायदा लोगों को मिलने वाला है, जो नवरात्रि से शुरू हो रहा है। ठीक है। लेकिन बिहार की जब बात आप करते हैं तो ये मानसिकता दिखाता है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि ये बिहार एक बीमारू राज्य है, जिसकी तुलना वो एक सिगरेट से के बदले में बीड़ी से किया जी?
अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार बीड़ी पीने वाले लोगों की है, तो उसके चुनाव के कारण जो बीड़ी पीने वाले हैं उनको उस स्लैब में 40% नहीं रखा गया जो सिगरेट सिगार को रखा गया। यही सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी खुद गिर गई है, जो बिहार को बीमारू कह रहे हैं, लेकिन बिहार को पहचानने से वो शायद धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल ये धोखा कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, जब मैं पढ़ दूं, लिखा हुआ है बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनी मोर। हैं ये ट्वीट जिसके स्क्रीनशॉट हम अभी चला रहे हैं दुष्यंत नागर जी, ये क्या हो गया है? क्या थोड़ी सी भी जो जिसे कहते हैं मिनिमम पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं रह गई जो इस तरह की बातें लिखती है? क्या इसका असर होगा बताइए? पहले गाली कांड पहले से चल रहा है वहां पे। देखिए, मैं बड़े चुनाव से हटके एक बात कहना चाहता हूं। रोज की हम लोग डिबेट करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, लेकिन नशे के किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना ठीक नहीं, चाहे वो बीड़ी है या सिगरेट है या कोई भी नशे की वस्तु है। हमें उसका निषेध करने के लिए आह्वान करना चाहिए प्रत्येक राजनीतिक दल के समर्थक व्यक्ति अथवा प्रवक्ता को। दूसरी बात मैं आ जाता हूं, मिश्रा जी ने कहा, तो मिश्रा जी आपने कह दिया कि भाई त्योहारों से के आने से पहले मैडम ने मिस सीतारमन जी ने एक बड़ी सौगात दे दी जी। तो साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सौगात एक दो उद्योगपतियों तक सीमित रहने वाली है। अच्छा। आप सुन लीजिए, अभी हफ्ते भर पहले सीमेंट का एक उदाहरण ले लेते हैं। सीमेंट पे जीएसटी घटी, लेकिन सीमेंट पे जीएसटी घटने से पहले सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों ने 50 रुपए का दाम बढ़ा दिया। अब जो घटेगा उस घटत का फायदा आम उपभोक्ता को कहां हो रहा है? वो तो उन चंद पूंजीपतियों को होने वाला है। दूसरी बात, आप देश को गलत जानकारी दे रहे हैं। क्या 18% जीएसटी का जो स्लैब है उसमें 75% वस्तुएं आती है। जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें जो 75% जो उसका संग्रह है, कोई ऐसा तो नहीं है ना दुष्यंत नागर जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट का नाम बताइए जो पहले 5 या 12 में था या 0 में था, अब 18 में डाल दिया गया है। बल्कि ऐसे प्रोडक्ट की लंबी लिस्ट है जो पहले 18 में थी उसको अब 5 में डाल दिया गया है। सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जो 18% का स्लैब है इसको खत्म करके 12 करना चाहिए था। अधिकांश वस्तुएं तो 18% आपने कुछ ना कुछ ढूंढ लिया, ठीक है। उसके साथ तो आपने कोई कुछ उसमें तो कुछ मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सर मेरी कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, अब जरा उस पर आ जाइए ना जो स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया कि बीड़ी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार, ये क्या है? ये मिश्रा जी ने छेड़ा, मेरा जवाब देना आवश्यक बन जाता है एक भारत के नागरिक के रूप में। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं मिश्रा जी, आपसे सुन लीजिए कि जिस तरह से जीएसटी का जो स्लैब है वो एसयूवीज पे बढ़ाया गया है, 350 सीसी से ऊपर की बाइक पे बढ़ाया गया है। आप देखिए उसका क्या प्रभाव समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन कौन 350 सीसी से ऊपर का बाइक लेता है जी? 350 सीसी की बाइक आप समझते हैं? 350 सीसी की बाइक वो मुझे लगता है कम से कम 5 लाख 10 लाख से ऊपर पे आती है। अतिरिक्त अतिभार करोड़ में भी बाइक आती है आजकल। चलिए ठीक है, आप उस पर जवाब नहीं देंगे, मैं समझ गया। केरल कांग्रेस वाले पर आप जवाब देना नहीं चाह रहे। मैं तो निषेध कर रहा हूं जी, मैं इसमें गलत मानता हूं। प्रत्येक प्रकार के नशे का निषेध होना चाहिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर धरिंदर तायल जी, ये तो मतलब जिसे कहते हैं बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार, ये सब कुछ आपके हाथ में थमा दिया है इन्होंने कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो सेंटिमेंट है वो, चाहे आप इसको पॉलिटिकली और इलेक्शन के लिहाज से हवा दें या ना दें, बिहार के लोगों को तो ये बुरी बात लगी ही होगी, तभी तो हटाना पड़ा इस ट्वीट को, इस पोस्ट को सोशल मीडिया से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लाल भाई। और इसको बिल्कुल अगर हम, जैसे आपने कहा कि पूरी तरह से राजनीतिक एंगल से नहीं भी देखें तो एक मानसिकता जो सामने आती है कि बिहारी का वोट चाहिए, बिहारी नहीं चाहिए। हर जगह पर हमेशा इन्होंने यही कोशिश की। और एक फ्रस्ट्रेशन, ये साथ जो आप कह रहे हैं ना कि ये तो किसी बच्चे को भी अगर राजनीति से भी देखेंगे तो जो नया है राजनीति में उसको भी समझ में आएगा, तो इनको क्यों नहीं आ रहा? ये तो 100 साल पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है। मैंने यही सवाल किया था। तो
वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई। अब राहुल गांधी या सबका कांग्रेस पार्टी का ये सोचना कि ऐसी अभद्र गाली उनके प्लेटफॉर्म से दी जाएगी और वो उनको कोई भला करेगी, ऐसा तो होने वाला नहीं। पहले भी चुनाव में चन्नी ने जब एक एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ तो उन्होंने उस समय भी कहा यह पॉलिटिकल गिमिक है, पॉलिटिकल स्टंट है जी। आज जब इतना कुछ सरकार ने दिया आम आदमी को, जनता के लिए, तो उसकी साथ में जुड़ के कहना चाहिए था अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हम समर्थन करते। नहीं, वो कह रहे हैं कि 12% कर देते, 18 नहीं रखते। नहीं, वो अगर 12 कर देते तो कहते 5 कर देते, 5 कर देते, क्योंकि उन्होंने थोड़ी भरना है, उन्होंने थोड़ी भरना है। देखिए, और ये भी कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें तो सारे लोग हैं ना, सारी पार्टियों के लोग रहते हैं, उसमें सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोग तो है नहीं। कल मैं एक डिबेट में था, मैं उनको कहा, मैंने क्या तो सामने आके बोलो हम इसका विरोध करते हैं। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, कैसे विरोध करेंगे। अब जब पहले इनकम टैक्स की बात हुई, बजट आया, तो जो डिमांड भी लोगों ने की थी वो कहा था कि 10 लाख तक फ्री कर दो। सोचा उन्होंने, और लोगों ने सोच के डिमांड की थी कि 10 लाख मांगेंगे 8 लाख तक होगा, लेकिन वो 10 लाख मांगा, 12 हुआ। ठीक है, ठीक है। राजस्व में इंपैक्ट आया, करीब 1 लाख करोड़ का इंपैक्ट आया। इस जीएसटी के कारण करीब 48,000 करोड़ का इंपैक्ट आएगा। वो 1.5 करोड़ जनता की जेब में रहेगा। डॉक्टर तयाल, वही जनता की जेब वाली बात, उसमें मुझे दुष्यंत नागर जी की एक बात में दम दिखाई पड़ रही है। सरकार के लिए ये सुनिश्चित करना थोड़ा मुश्किल तो होगा। देखिए, जो राहत आपने दे दी जनता के लिए, वो राहत जनता के जेब तक पहुंचे, बीच में बिचौलिया या इस तरह के जो व्यापारी हैं जो अनुचित व्यवहार करते हैं उन्हीं तक वो ना रह जाए, ये एक चुनौती है। इस पर मैं आगे आपसे जरूर जवाब लूंगा। विनोद जी, आप कुछ जवाब देना चाहते थे दुष्यंत नागर जी को, वो बताइए। दूसरी बात ये कि बिहार के अपमान का मुद्दा फिर तेलंगाना के सीएम के बिहार दौरे से, एमके स्टालिन के बिहार दौरे से भी जाकर जुड़ता है और एक तारतम्यता बन गई, बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार। अच्छा, नहीं, मैं मुझे पता है कि नागर साहब को सब कुछ पता है, लेकिन उनको लगता है कि हम किसी बात से लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं जो उनकी पार्टी कर रही है। नागर साहब, ये जब डिसीजन हुआ जीएसटी काउंसिल का, जो ये रिफॉर्मेशन है, नेक्स्ट रिफॉर्मेशन आप जिसको कहते हैं, उसमें आपके पार्टी के कई सरकारें भी थी, राज्य सरकारें भी थी। मैंने भी यही कहा। और सवाल ये है कि आप लोग अंदर कुछ बोलते हैं और पार्टी के लोग बाहर कुछ और बोलते हैं। अंदर में जब आपको ये बात की एश्योरेंस दी गई थी कि इससे राज्यों को जो मिलने वाला राजस्व है या राज्यों को जो मिलने वाला टैक्स है, उसमें कोई कमी नहीं होगी, ये इस बात की पहली शर्त थी कंसेंसस बनाने की। तो आपको ये जानना होगा कि ये जीएसटी के जो पहले के भी स्लैब थे, उस स्लैब में सबसे ज्यादा जो चीजें थी और सबसे ज्यादा जो पैसे आते थे वो किस स्लैब से आते थे। तो उस स्लैब में अगर आप देखेंगे तो 18% का जो जीएसटी है, उस जीएसटी में सबसे ज्यादा चीजें थी। तो ये आप देखिए कि सरकार ने जब आम लोगों के लिए ये किया है तो 18% के स्लैब से कई चीजों को 5% में रख दिया है, और कई चीजों को जो 28% थी उसको 18% में ले आया, यानी कमी ही हुई है। तो हर चीज आप देखिए, सिगरेट और सिगार सबको छोड़ के या आप कुछ बड़ी गाड़ियों को छोड़ के आप देखिए कि सब पे आप एक तरह से देखेंगे कि उसमें स्लैब में आपको 5% से 10% से 15% तक कमी आई है। विनोद जी, कुछ तो शून्य भी कर दिया गया है, कुछ तो शून्य भी कर दी गई है, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ये सब बिल्कुल। और आटे चावल दाल का देखिए, उसको कहां से आप इतने कम में इसको लाया गया। लेकिन आप सवाल आप देखिए कि इसमें इंटरेस्ट ये होता है कि आम आदमी का सरोकार, आप जब आप बीड़ी कहते हैं ना, जिसको आप अपमानित करते हैं बिहारी से जी, आज आप बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, इन सब जगहों पे देखेंगे करोड़ों की तादाद में लोग अपने घरों पे, एक उनके परिवार के लोग हैं वो बीड़ी बनाते हुए आप देखेंगे, जिसके जिंदगी की एक कमाई जो है वो बीड़ी बनाने की है जी। और उसके में आप ये देखिए कि सरकार को उसकी भी चिंता करनी होती है। आप उसको अपमानित कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने उसको सिगरेट के तुलना में क्यों नहीं रखा। भाई, आपके यहाँ जितने सिगरेट है उसमें मैक्सिमम आपके सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के सिगरेट है। तो आप ये इंपोर्ट क्वालिटी के सिगरेट है जो आपको यहाँ महंगी सारी सिगरेट मिलती है, बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि आप उसकी तुलना कर रहे हैं जिसके पॉकेट में 100-200 रुपया जा रहा है। तो ये सवाल करने से पहले घृणित ये बात है कि बिहारियों को लेके आपकी मानसिकता जो रेवंता रेड्डी की है, जो स्टालिन की है, जो तमिलनाडु की है, सरकार डीएमके की रही है, वही आपके नेता वही बात कह रहे हैं जी,
ये है बीजेपी जो इस बात को क्रिटिसाइज कर रही है कि आप बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं दुष्यंत नागर जी आपका और डॉक्टर धरींदर त्याल आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर जल्दी ही लौटते हैं। आप ही के पास सर मुझे देना आऊंगा आप ही के पास। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। स्वागत है ब्रेक के बाद। सीधे चलते हैं दुष्यंत नागर जी के पास। दुष्यंत नागर जी, पिछली बार हमने ये तो देख लिया कि आप बिहार में जो बिहार का अपमान हुआ है, बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार, इस पर आप बोलने से बच रहे हैं। लेकिन चलिए जीएसटी पर ही आ जाते हैं। जीएसटी पर अभी मैं बात कर रहा था कि देखिए, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा हो, शून्य कर दिया गया है। ठीक है, ट्रैक्टर खरीदना हो 5% है शायद उस पर, उस परचेज सकते, हाँ 5% या उसे यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि कुछ राज्य उसको शून्य पर भी ला सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ 2-3 ऐसे नाम ले रहा हूं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। बाकी हर चीज जो दैनिक इस्तेमाल की चीजें हैं, आप ब्रश करने से लेकर के शुरू करते हैं और खाने पीने से लेके, ब्रेड खाने से लेके तमाम चीजें करते हैं, हर चीज पर घटाई गई है। दुष्यंत नागर जी, ये तो बड़ी राहत है। देखिए, मैं बिहार की पॉलिटिक्स पे भी आपको मिश्रा जी को जवाब दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लगा के मीरा कुमार तक कांग्रेस पार्टी ने जो बिहार को मान सम्मान और प्रतिनिधित्व केंद्र की राजनीति में दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तो आलोचना करके और कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछाल के बिहारियों का वोट लेना चाहती है। दूसरी बात मैं आपकी जीएसटी के ऊपर कहूंगा। सितंबर 2016 की बात है, आदरणीय मोदी जी ने कॉर्पोरेट टैक्स को 10% से ज्यादा घटाया था और कहा गया था कि जो टैक्स घटा है इसका लाभ मिलेगा, लोगों को रोजगार का सृजन होगा और जितनी इंडस्ट्री है वो सारा का सारा एक्सपेंड करेंगी, अपने विस्तार के लिए इस पैसा का यूज करेंगी। लेकिन क्या उद्योगों ने निर्माण क्षेत्र में कोई कदम बढ़ाया? लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। वो 10% का जो सीधा टैक्स था वो उद्योगपतियों के जेब में चला गया और उससे भाई साहब की पार्टी ने, दयाल जी की पार्टी ने वो ले लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड इनको मिल गया। अच्छा, अब बताइए कौन सी चीज पे पूरा कुछ जोड़ना है, कहीं से कहीं जोड़ देते हैं। बिल्कुल, कहीं जोड़ रहा हूं। अगर मैं अच्छा ठीक है, बोलिए कोई बात। डॉक्टर धरींदर त्याल जी देंगे जवाब, लेकिन अभी आप बोलिए पहले कि ये जो जीएसटी में बदलाव हुआ है, क्योंकि इनकी पार्टी उद्योगपतियों की परस्त पार्टी है, उनकी चहेती पार्टी है, उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिलने वाला है। लाल जी, ये आपके पार्टी का स्टैंड है, उद्योगपतियों को यही आपके कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। ये भी बोल दीजिए आप कम से कम नेशनल चैनल पे। मैंने कह दिया उसे मान लो। नहीं, आप ये बोल दीजिए कि ये पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि जीएसटी में सुधार उद्योगपतियों होना ही नहीं चाहिए, और वो भी उद्योगपतियों को, वो भी 2-3 उद्योगपतियों को फायदा। इंडिविजुअल में
मेरा भाई सीमेंट जो बनाते हैं उसमें तो मान लीजिए, या जो सामान बनाते हैं उसमें तो और भी कई कंपनी हो सकते हैं, उसमें जिंदल भी हो सकते हैं, उसमें इंडिगो की भी सेवाएं हैं तमाम। मैं बोलना नहीं चाहता उतनी कंपनियों के नाम, लेकिन चलिए कोई बात। डॉक्टर धरिंदर तयाल जी पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर धरिंदर तयाल जी, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो बिहार का हमेशा सम्मान किया, बिहार के लोगों का। डॉक्टर धरिंदर तयाल जी की पार्टी ने किया क्या है बिहार के लिए? बताइए जरा, कुछ गिनाइए, कुछ बड़ी बड़ी बातें। मैं बताता हूं जी। पहली बात तो ये है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे जीएसटी के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, पिछले 4 साल में, 4 साल पहले जो जीएसटी था बिहार का वो 10,000 करोड़ था, अब 18,000 करोड़ है। 80% इंक्रीज जीएसटी में है इन 4 इयर्स। तो मतलब वहां प्रोडक्शन इतनी बड़ी है। तो ये है वहां पे, और सिर्फ फिगर्स ही बात कर रहा हूं, बाकी तो पॉलिटिकल बात जितनी मर्जी कर ले। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाजपा कीचड़ उछालना चाहती है। सबने देखा स्टेज से भद्दा कीचड़ किसने उछाला, ये देश के सामने है, उसको भी छोड़ देते हैं। फिर ये कह रहे हैं जी ये तो फायदा उद्योगपतियों को होगा। अगर उद्योगपतियों को फायदा होगा तो 48,000 करोड़ का जो राजस्व का नुकसान होगा, तो वो कहां से नुकसान हो रहा है भाई, अगर ऐसा है। चौथी बात, इकोनॉमिस्ट हैं और जानते हैं इकोनॉमी को कि इंडिया फ्री इकोनॉमी है। अगर मेरी कोई चीज 100 रुपए में मैं बेच सकता तो मैं 75 में नहीं बेचता। मैं यही कहने वाला था पिछली बार जो मैंने आपको सवाल पूछा था डॉक्टर धरिंदर तयाल जी, कि देखिए हमारा तो मार्केट इकोनॉमी है, हमारी खुली अर्थव्यवस्था है, इसमें कैसे इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो लाभ आपने जनता के लिए दिया वो जनता की जेब तक भी पहुंचे? कैसे ये इंश्योर होगा? मैं यही कह रहा हूं जी। इसके 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो निर्मला जी ने कहा सीधा सीधा कि ऊपर से हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो जो मॉनिटरिंग होगी, अगर वो पास ऑन नहीं होगा तो सरकार के पास तरीके हैं उस कंपनी को और उनको टाइट करने के लिए। दूसरा, फ्री इकोनॉमी में मैं इसलिए कोई चीज 100 रुपए की नहीं बेच रहा हूं क्योंकि मैं 100 रुपए की बेचना चाहता हूं, इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि 110 की नहीं बेच सकता। तो जब मेरा कॉम्पिटिटर प्राइस रिड्यूस करेगा, मुझे मजबूरी में रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट इज द फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी वो तो फिर मार्केट ही तय करेगा ना जी, वो तो फिर दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। हम लाइसेंस राज की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो बेनिफिट है वो नीचे नहीं जाएगा तो सरकार उसकी मॉनिटरिंग करेगी और उसको पुल अप करेगी। ठीक है दुष्यंत नागर जी, एक काउंटर कर लीजिए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। पहले वो एक चीज ऐड करना चाह रहे हैं, एक चीज सुन लीजिए डॉक्टर धरिंदर जी का, एक चीज सुन लीजिए, बोलिए। जो बार बार ये एक चीज आती है कि बिहार का चुनाव आ गया, तो बिहार का चुनाव आने के लिए ये कर दिया। इस देश में तो कोई ना कोई चुनाव आता ही रहता है। ये बात भी सही है कि हमेशा कोई चुनाव होता रहता है। एक काम करते हैं, काउंटर करना चाह रहे थे, वन नेशन वन पोल कर लेते हैं, जो तो भी मानते हैं वन नेशन वन पोल, उसका भी विरोध करते हैं ना। ठीक है, उसका भी विरोध करते हैं जी। देखिए जी, हमारा इनसे विरोध ही ये है कि इनकी सोच में लोकतंत्र नहीं है। ये आम राय नहीं बनाते। SIR भी अगर ये आम राय बना के सभी दलों से चर्चा करके करते तो वो सफल होता। अभी देखा था, अभी देखा था जेपीसी तक का विरोध कर रहे हैं, जेपीसी तक का। जब सरकार खुद कह रही है कि हम जेपीसी दे रहे हैं तो भी उसका भी विरोध हो रहा है। वो आम राय बनाने के लिए ही तो होता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या है? विनोद जी से मैं चलते एक सवाल का जवाब। जीएसटी काउंसिल के अलावा क्या आज की अर्थव्यवस्था में ये जो सरकार ने फायदा दिया आम लोगों को, इसको आम लोगों तक पहुंचाने में कठिनाई होगी? बहुत सारे संगठन है, उनके साथ नागर साहब आप दोनों सम्मानीय गेस्ट का हमने सुना। एक मिनट लेना चाहूंगा नागर साहब, 1 मिनट लेना चाहूंगा। राहुल गांधी पिछले कई सालों से घूम घूम के इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, याद है ना आपको? हर बार इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते कहते, सुनिए तो सही, ये साहस नहीं कर पाए 10 साल के कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में, कि एक जीएसटी को लाके, जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब थे तब से ये जीएसटी की चर्चा में थी। बिल्कुल, ये साहस करने का काम नरेंद्र मोदी ही पीएम बना था, तब ये 2017 में लागू हुआ। दुनिया के कई देश आप सुनिए, आप इन चीजों को झुठला रहे हैं। जो बात धीरेन्द्र जी कह रहे थे, मैं उसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दूं। मार्केट जो है वो डिमांड सप्लाई पे है जी। जब डिमांड सप्लाई की बात होती है तो किसी कंपनी के बस में नहीं होती है कि वो चीजों को एक फिक्स करके रखे। अगर वो डिमांड उसकी है
तो जाहिर सी बात है कंपनी चाहेगी कि उसकी डिमांड है, कभी हम 5 रुपए का टमाटर, कभी 50 रुपए खरीदते हैं, कभी उसको 100 रुपए खरीदते हैं। बिल्कुल। और सप्लाई का चेन बने, यही सरकार कह रही है। ठीक है कि जहां इस बात को देखे कि लोगों में अगर डिमांड है और सप्लाई चेन कहीं से ब्रेक है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अपने मुफिट कमाएगी। बिल्कुल। लेकिन जहां 5 कंपनी वहां उतरेगी उस सामान को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो वो उसी जीएसटी पे ही आएगी। बिल्कुल, यही बात तो निर्मला जी भी कह रही थी, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। लेकिन एक बात तो साफ है, देखिए सरकार के लिए, मैं मानता हूं, हम सभी मानते हैं कि सरकार के लिए आज की अर्थव्यवस्था में इसको करने में बहुत मशक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो पूरा बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं करें ग्राहकों के पास, इसलिए सरकार को इस मामले में बड़ा चौकन्ना है। कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। कुछ चीजों में जीएसटी के साथ कंपनी अपना बिलिंग करती है। हाँ। बाकी आपकी सारी चीजें में आपको जीएसटी के साथ में उसका बिलिंग आता है। विनोद जी, यहाँ पर एक बात है जो दुष्यंत नागर जी ने कही, कुछ सीमेंट कंपनियों ने देखा कि जीएसटी कम होने वाली, पहले 50 रुपए अपने ऐसा भी नहीं हो सकता है। देखिए, ये नैरेटिव भी हो सकता है कि कोई कंपनियों जो है, नहीं आप जांच करा लें। देखिए, मैं कंपनी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कंपनी अचानक रात में जगी होगी और सुबह में अनाउंस कर दिया होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसी चीजों पर भी सरकार को नजर रखनी पड़ेगी। डॉक्टर धरिंदर दयाल जी, चलिए शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया डॉक्टर धरिंदर दयाल जी जुड़ने के लिए, और साथ में दुष्यंत नागर जी और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि कर्नाटक में मुडा जमीन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया और परिवार को क्लीन चिट दे दी, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर विवाद हो रहे हैं, इस पर करेंगे बात। वक्त है ब्रेक का। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटक से जो खबर आई है कि सीएम सिद्धारमैया और उनके परिवार को क्लीन चिट मिल गई, तो सवाल उठ रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। मामला क्या है? दरअसल पिछले वर्षों में मुडा स्कैम की बड़ी चर्चा के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर और उनके परिवार पर आवासीय जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। तो लोकायुक्त से लेकर हाईकोर्ट तक इस केस की काफी चर्चा हुई थी। लेकिन अब खबर आई है कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के परिवार को क्लीन चिट दे दी गई। और यह किसने दी? जुडिशियल कमीशन ने, जिसका खुद सिद्धारमैया ने गठन किया था। उन्होंने कमीशन ने अनियमितताओं के लिए सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। कैबिनेट ने कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार भी कर ली। आयोग का मानना है, न्यायिक आयोग का, कि मुआवजे के तौर पर भूमि आवंटन को अवैध नहीं कहा जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि मामले की कोर्ट में सुनवाई के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने जमीन पर अपने कब्जे का दावा क्यों छोड़ दिया? आयोग के अनुसार सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को केसरी गांव की 3.6 एकड़ जमीन के बदले मुडा से 14 प्लॉट आवंटित करना गलत नहीं था। हालांकि आयोग दोनों जमीनों की कीमत पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। आरोप था कि गांव की 3.5 एकड़ जमीन पर जिसे मुडा ने अधिग्रहण किया था, उस पर पार्वती का कोई लीगल राइट नहीं था। इस प्लॉट को उनके भाई ने गिफ्ट में दिया था, जिसे बाद में किसी और को बेच दिया गया था।
पिछले साल 4 लोगों पर सीएम सहित लोकायुक्त पुलिस में केस दर्ज किया गया था इसी मामले को लेकर। और ईडी ने मुडा स्कैम की पड़ताल करते हुए 400 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क कर ली थी। तब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सीएम से इस्तीफे की मांग की थी। तो कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा है कि मुडा स्कैम में क्लीन चिट मिल गया। Desai has given a clean chit to CM and CM's family. In which case? In Muda. तो क्लीन चिट मिल गया, कांग्रेस बिल्कुल उसी हिसाब से पेश कर रही है। तो बीजेपी के प्रवक्ता गणेश कार्णिक ने कहा कि कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं कि 14 साइट क्यों रिटर्न किया था सिद्धारमैया परिवार ने। I would like to request the commission, whoever has given them a clean chit, to go and ask Mr. Siddaramaiah and his family, why did they return those 14 sites? What was the reason? Unless there was something hanky-panky, do you think they would have returned those 14 sites? It's all a cover-up game, nothing else. इस पूरी खबर पर पूरी जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं। ज्योति, इस मामले पर हमने बहुत बार रिपोर्ट की थी पिछले साल भी, और जो कुछ हुआ था वो हमने देखा था। और बात वहाँ थी कि सीएम सिद्धारमैया की सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन बनाया और आज क्लीन चिट मिल गई। अब सवाल ये उठ रहा है, बीजेपी पूछ रही है कि अगर आप नहीं थे इसमें कल्प्रिट, दोषी नहीं थे, तो उस समय लौटा क्यों दी थी जमीन? इसका कोई जवाब कांग्रेस ने अभी तक दिया है कि नहीं? यस लालचंद जी, यहाँ पे जो एक जुडिशियल कमीशन को रिपोर्ट आया है कि सिद्धरामैया और उनके बीवी और उनका भाई जो है मल्लिकार्जुन, वो सब दोषी नहीं है, वो सब निर्दोषी ठहरा गया है। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद और कैबिनेट में भी इसका एग्रीमेंट उन्होंने एग्री किया है। और बीजेपी ये पूछ रहा है कि अगर आप लोग ने यहाँ पे दोषी ही नहीं है, आप लोग गलत ही नहीं किए, तो बहुत पिछले 2-4 महीने पहले सिद्धरामैया जी की जो बीवी पार्वती जी थी, वो 14 जो साइट था उसको मुडा को रिटर्न कर चुके थे। और आप यहाँ पे जो रिपोर्ट है ना, जो न्यायमूर्ति देसाई का जो रिपोर्ट है, अगर हम उस रिपोर्ट को एनालाइज किए तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्लियरली मेंशन किया है कि ना सिद्धरामैया, ना पार्वती जी और ना मल्लिकार्जुन उनका ब्रदर इन लॉ, कोई भी इसमें दोषी नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके जो रिपोर्ट है उसमें 2-3 पॉइंट्स अगर हम देखें तो वहाँ पे स्केपगोट है अधिकारियों, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है, ऑफिसर्स है, उनके नजर चूक हुआ है। उनका जो इर्रेस्पॉन्सिबल उन्होंने वहाँ पे ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाए हैं, इसके लिए मुडा को नुकसान हुआ है। जो मुडा को नुकसान हुआ है, उस नुकसान को हम भरपाई कैसे करेंगे? मतलब जो ऑफिसर्स है, उस वक्त जो ऑफिसर्स थे और अक्रम जो लाभार्थी है, उनसे हम पैसे इकट्ठा करेंगे। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे और एक इंसिडेंट रिकॉल करना चाहती हूँ। आपको भी पता है आरसीबी स्टैम्पेड है, आरसीबी स्टैम्पेड इंसिडेंट को लेकर भी सिद्धरामैया का सरकार, ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, डीएनए मैनेजमेंट, उनका अधिकारियों की उन्होंने जिम्मेदारी ठहराए थे। इन द सेम केस यहाँ पे मुडा स्कैम में भी वैसा ही हो रहा है कि ऑफिसर्स ही स्केपगोट है, उन्होंने यहाँ पे नुकसान करा है। आपने रिपोर्ट के हवाले से खबर सुनाई, उससे ये तो बिल्कुल साफ है कि जुडिशियल कमीशन ने भी इतना तो माना है कि गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, अनफेयर हुआ। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर पर डाल रहे हैं और सीएम को और उनके फैमिली को क्लीन चिट दे रहे हैं। इतना तो रिपोर्ट में भी क्लियर है कि गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ, स्कैम हुआ है। करेक्ट जी, वो तो है। वो लोग ये नजर डिनाई नहीं कर रहे हैं कि घोटाला में स्कैम नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट को जुलाई 2025 में कमीशन को अपॉइंट किया था सिद्धरामैया गवर्नमेंट। 2006 से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है मुडा में, वहाँ पे जो अधिकारियां है और लाभार्थी उन्होंने मेंशन किया है, अक्रम लाभार्थी है। यहाँ पे सिद्धरामैया पत्नी का कुछ भी जिक्र ही नहीं है। जो दूसरे लाभार्थी है उनके पर जिम्मेदारी ठहराई हुई है। तो जैसे आपने कहा, इसमें उन्होंने ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं हुआ है या भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यहाँ इस केस में ईडी का भी एंट्री हो चुका था। ईडी ने भी अभी तक 400 करोड़ का जो प्रॉपर्टी सीज कर चुका है। सो अभी यहाँ पे देखे तो ये तो क्लियर है, घोटाला तो हुआ है। लेकिन जैसे बीजेपी लीडर्स पूछ रहे हैं, अगर घोटाला नहीं हुआ था,
से आपके फैमिली शामिल ही नहीं हुआ था, आप लोग, आपके बीवी क्यों जो 14 साइट था उसको रिटर्न ही क्यों किया? यही एक बीजेपी का सवाल है। सरकार भी आपका है और अब कमीशन भी आपका है, तो कुछ भी चलेगा सिद्धरामैया के सरकार में, ऐसा बीजेपी लीडर्स एलिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि देखिए, चाहे लोकायुक्त की फाइंडिंग हो, चाहे हाईकोर्ट की फाइंडिंग हो, यहाँ पर तो मैच कर रही है जुडिशियल कमीशन से, है ना, कि गड़बड़ी तो हुई है। लेकिन बात फिर वही है कि बीजेपी को सवाल उठाने का मौका है कि खुद ही जुडिशियल कमीशन बना लिया और अपने परिवार के लिए क्लीन चिट ले ली, जबकि गड़बड़ी तो हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे कि देश भर में जो बाढ़ के हालात हैं उससे निपटने की क्या तैयारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है इसको लेकर। दरअसल उत्तर भारत के कई राज्य भारी बारिश के बाद अब बाढ़ की चपेट में हैं और कई राज्यों में लगातार हालात खराब भी होते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ प्रभावित राज्यों में अवैध पेड़ कटाई को प्रथम दृष्टया प्रमाण माना और इस पर जताई है चिंता। बाढ़ में बह रही लकड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह जंगल की अवैध कटाई का सबूत है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और उनकी पीठ ने कहा, पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों को एक नोटिस भी दिया है इस बारे में। कोर्ट ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सरकारों को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश भी दिया है। पंजाब के बाढ़ की हालत को देखिए, कई दशकों बाद बाढ़ से पंजाब में हालात बहुत ही खराब हैं और कई इलाके तो पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ पीड़ितों और फसल नुकसान को लेकर हालांकि केंद्र सरकार गंभीर है और कमर कस चुकी है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा लिया, लेकिन इस बार बारिश भी जबरदस्त है। तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है मौसम विभाग के द्वारा। और पंजाब की हम बात कर रहे थे तो यहां पर प्रमुख नदियां उफान पर हैं। 23 जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है वो भी बुरी तरह प्रभावित है। वहां तो राहत और बचाव अभियान जारी है। इधर राजधानी दिल्ली की भी बात कर लीजिए तो यहां भी यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है। तो इस खबर पर और ज्यादा अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गए पंजाब के हालात का जायजा लेने के लिए तो उन्होंने वहां पर क्या कुछ कहा। इन 1400 गांव जो अब तक जानकारी मिली है बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जल प्लावन है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, पशुओं का भारी नुकसान हुआ है, फसलें अभी भी डूबी हुई है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। तो कृषि मंत्री ने जाकर के वहां कहा कि पूरी तरह केंद्र सरकार साथ है और कांग्रेस के नेता गुरजीत सिंह ने कहा है कि इस आपदा में हमें केंद्र सरकार से मदद की आश है। इतनी बड़ी जो वेलफेयर है वो तो केंद्र कर सकती है, बड़ा बजट उसके पास है। पंजाब सरकार का भी कोई अनाउंस नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब बाढ़ आए थे तब तो अनाउंस हुआ था कि मुर्गी के पैसे भी देंगे, कट्टे बच्चे के भी देंगे, लेकिन इस समय तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं आई। तो आपने देखा कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति को लेकर के तैयारी भी है, राहत और बचाव कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन हालात तो गंभीर हैं। जमीनी हालात क्या है, इसी को जानने के लिए 2 संवाददाताओं से जुड़ रहे हैं हमारे। सीधे जुड़ते हैं इस समय अपनी संवाददाता हेमलता के साथ। हेमलता जुड़ चुकी हैं हमारे साथ शिमला से, है ना। हेमलता, सबसे पहले आपसे जुड़ करके हम ये जानना चाहते हैं कि ये लकड़ियां जो बहती हुई दिखाई पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल में अवैध कटाई बड़े धड़ल्ले से चल रही है और इसको कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट ने और प्रधान न्यायाधीश ने इसको बाढ़ की गंभीर होती स्थिति से जोड़ करके देखा है।
जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में जो लगातार बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर गंभीर चिंता जताई है। और जो लकड़ियां बह करके आई है, ये लकड़ियां बहने की जो दो तस्वीरें बार बार सामने आई। एक बार 25 और 24 जून की बात हम करेंगे, जब पंढोर डैम में सैकड़ों टन लकड़ी जो बह करके आई तो वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। इसके बाद रावी नदी में अब हाल ही में चंबा में जो बहती है वहां पर सैकड़ों टन लकड़ी बह करके आई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि पहली नजर में ये मामला कुछ इस तरह से लग रहा है कि जंगलों में धड़ल्ले से जो अवैध कटान है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार और प्रशासन की, जो पहली बार लकड़ी बह करके आई थी पंढोर डैम में, उस वक्त कांग्रेस सरकार के विधायकों ने अपने ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया था और इस विषय पर जांच के भी उन्होंने मांग की थी। बिल्कुल। हालांकि ये जांच कौन कर रहा है, किस अधिकारी को इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कौन इस जांच के पीछे अधिकारी है, इसके ऊपर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर चिंता व्यक्त की गई है तो निश्चित तौर पर ये हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासन के साथ साथ यहाँ के लोगों के ऊपर भी एक तरह का सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग भी गंभीर नजर लौटता हूं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हेमलता, इन तस्वीरों से तो अगर ऑन ए लॉइटर नोट कहूं तो मुझे तो पुष्पा फिल्म की तस्वीरें याद आ रही हैं। पुष्पा फिल्म में ऐसे ही लकड़ी की जो है अवैध तस्करी करती होती थी, है ना। ये देखिए तस्वीरें वैसी ही हैं, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। गुरमीत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पंजाब से। गुरमीत, पंजाब में तो इस बार सारे मतलब कई दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। क्या वजह रही इस तरह के बुरे हालात की गुरमीत, और क्या कुछ निपटने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कृषि मंत्री वहां का दौरा कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। जी बिल्कुल, मैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे से ही इसको शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि उनको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसी जगह पर लेकर गया। जो सबसे पहला गांव था गोनेवाल, जहां पर उनको अमृतसर में ले जाया गया, वो गांव ऐसा था कि वहां पर जो कनेक्टिविटी है, जो सड़क गांव को जोड़ती थी बाकी के देश से, वो बाढ़ के पानी में बह गई। और वहां पर बिल्कुल एंड पॉइंट पर खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको दिखाया गया कि किस तरह से यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव आया है। अब ये कारण क्या है? देखिए, कल केंद्रीय कृषि मंत्री ने दौरा किया और उसके बाद आज उन्होंने ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के बहुत मायने हैं, खास तौर पर इसी कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने इस ट्वीट में ये लिखा है कि जो बीजेपी जिस समय सरकार पंजाब में चलाया करती थी शिरोमणि अकाली दल के साथ, उस समय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हुआ करते थे। तो उस समय पंजाब में जितने भी बांध हैं और जितने भी नदियों के किनारे हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए निर्णय कठोर लिए गए थे और काफी काम उसमें किया गया था। जितने भी बांध हैं उन्हें ऊंचा किया गया था। मगर अब जो जितना भी समय पिछला कुछ 1-2 दशक का बीता है, तो उसमें ये कमजोर हुए हैं। माइनिंग बड़े स्तर पर इलीगल माइनिंग हुई है, जो कि कारण हो सकता है इस सब के पीछे। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास गुरमीत, लौटता हूं। हेमलता, हिमाचल को लेकर के मौसम विभाग ने फ्लश फ्लड की भी चेतावनी दी है, और पहाड़ी राज्य है तो फ्लश फ्लड से निपटने के लिए बिल्कुल क्या कुछ तैयारी की गई है, विशेष तैयारी? क्योंकि हम देखते हैं जब बादल फटने की घटना होती है कितना बड़ा नुकसान हो जाता है पहाड़ी राज्यों में और उन इलाकों में। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश इस बार बहुत ही भयंकर आपदा से इस वक्त जूझ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से आज भी 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों अगर हम बात करें चंबा की, मनाली की, कुल्लू की, तो वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जान माल के नुकसान के साथ साथ जो वन संपदा है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, वन संपदा को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में सरकार प्रशासन लगातार पहले तो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से नदी नालों का जो जलस्तर है वो बारिश के कारण बढ़ता जा रहा है, तो लोग अवॉइड करें नदी नालों के पास जाने से, और जो यात्रा जरूरी नहीं है उस यात्रा पर जाना भी अवॉइड करें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो हालात हैं वो सामान्य तभी हो पाएंगे जब मौसम साथ देगा, क्योंकि किसी भी बचाव कार्य को शुरू करने के लिए मौसम का साथ होना बेहद जरूरी है। मैं गुरमीत के पास जरा चलता हूं। आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग की तरफ से राहत की बिल्कुल। गुरमीत, एक बात जो बार बार आ रही है कि बाढ़ से निपटने में जो राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को जो गंभीरता दिखानी चाहिए, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक विधायक ने अंदर से सवाल उठाया तो उसके पीछे पुलिस लगा दी, ये भी बात आ रही है वहां से। तो क्या आम आदमी पार्टी सरकार बाढ़ से निपटने पर फोकस कर पा रही है क्या?
देखिए लालचंद, यहाँ पर बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। तो इसके लिए जो इस समय जो विरोधी पार्टियां हैं वो, हालांकि देखिए अभी सियासत का समय नहीं है क्योंकि इस समय आपदा की स्थिति है, मगर विरोधी पार्टियां साथ में ये सवाल उठा रही हैं कि जो बाढ़ प्रबंधन को लेकर हर साल मीटिंग होती है राज्य सरकार की, डैमों की स्थिति, पानी कितना आ रहा है, उसको लेकर जो कैलकुलेशन किया जाता है, वो बैठक फरवरी में हो जानी चाहिए थी। मगर फरवरी के महीने में क्योंकि चुनाव चल रहे थे दिल्ली में, उसके लिए सारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी काफी हद तक उसमें झोंक दी गई, जिस कारण वो मीटिंग समय पर नहीं हो सकी। समय पर कोई डेमो के प्रबंधन को लेकर, बाढ़ प्रबंधन को लेकर कोई इंतजाम नहीं हो सके, डिसीजन 2-3 महीने डिले हुए, जिस वजह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अब ये बाढ़ की स्थिति पंजाब में बिल्कुल। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया गुरमीत, शुक्रिया हेमलता, आपका भी जोड़ने के लिए। आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाढ़ प्रभावित राज्य हैं, अपना अपना जरूर ध्यान रखिएगा, आसपास का भी ध्यान रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल। और इसके साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।